हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पेलियोबॉटनी या पुरा वनस्पति शास्त्र। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि पेलियोबॉटनी क्या है, इन्हें कौन कौन से मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ हम पेलियोबॉटनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य क्या क्या हैं और इसके सिग्निफिकेंस या अप्लाइड एस्पेक्ट्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पेलियोबॉटनी क्या है। Paleobotany is the branch of botany dealing with the study of fossil plants. पेलियोबॉटनी बॉटनी या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम लोग फॉसिल प्लांट्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल मीन्स जीवाश्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवाश्म ऐसे पौधे या एनिमल्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ पर हुआ करते थे और आज हमें उनके कोई रेमिनेंट या बचा हुआ पार्ट प्राप्त होता है, चाहे वो किसी मार्क के रूप में हो या प्लांट का कोई पार्ट हो या किसी निशान के तौर पर भी अगर हमें मिलता है तो उसे हम फॉसिल कहते हैं। मीन्स ऐसा कोई भी प्रूफ जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें जानकारी देता हो। तो फॉसिल प्लांट्स की स्टडी जिस शाखा के अंतर्गत की जाती है उसे हम पेलियोबॉटनी कहते हैं। रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट रिमेन्स फ्रॉम जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। अगर हम जियोलॉजी की बात करें तो उसके आधार पर जो भी हमें प्लांट प्राप्त हुए हैं और जो प्लांट रिमेन्स हैं उसके आधार पर प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन करना, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पेलियोबॉटनी में आती हैं। एंड देयर यूज फॉर द बायोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट एनवायरनमेंट, जिसे हम पेलियो जियोग्राफी कहते हैं। पेलियो मीन्स पुरा, मीन्स पुराने ज़माने में, मीन्स लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल पहले जो भी प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके जीवाश्म जो आज हमें प्राप्त होते हैं उनके आधार पर हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं पास्ट एनवायरनमेंट का, कि उनकी संरचना के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि उस जमाने में एनवायरनमेंट किस तरीके का रहा होगा। एंड द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द प्लांट्स, और इन जीवाश्मों से हमें प्लांट्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता लगती है। मीन्स जो पौधे या जीवाश्म पुराने हैं वो किस तरीके से थे और धीरे धीरे उनकी संरचना में जो परिवर्तन आया और उसके बाद आज की जो प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरीके से डेवलप हो गए हैं। मीन्स इनके इवोल्यूशन की पूरी जानकारी भी हमें मिलती है विद अ बियरिंग अपॉन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इन जनरल। इन जनरल अगर हम बात करें तो पूरे लाइफ का जो इवोल्यूशन है, विकास का जो क्रम है, वो हम फॉसिल्स के आधार पर पेलियोबॉटनी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। मीन्स पेलियोबॉटनी बॉटनी की वो शाखा हुई जिसके अंदर हम प्लांट्स फॉसिल के आधार पर उनको स्टडी करके प्लांट्स का आइडेंटिफाई करते हैं, साथ ही साथ पास्ट जो उसका एनवायरनमेंट रहा होगा उसको भी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके इवोल्यूशन या विकास के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। एडोल्फ थियोडोर ब्रोंगनियार्ड, father of paleobotany. In 1822, a 21-year-old French botanist published a paper on the distribution and classification of fossil plants. Fossil plants means जीवाश्मी पौधे। सबसे जो टिपिकल काम है वो जीवाश्मों को अध्ययन करना माना जाता है, क्योंकि जो भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन फॉसिल प्लांट्स या जीवाश्मों को ढूंढना एक अपने आप में बहुत ही टिपिकल काम है और ये आइडिया भी नहीं होता है कि कहाँ पर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो भी फॉसिल हमें मिलते हैं हो सकता है वो पूरे के पूरे हमें अवेलेबल ना हो, कोई प्लांट पार्ट हो या उसके कोई रेमिनेंट हो, या हो सकता है वो सिर्फ एक निशान या मार्क के रूप में ही अवेलेबल हो। तो उन सबको स्टडी करना और उनके साथ साथ उसका क्लासिफिकेशन करना एक बहुत ही टिपिकल काम है
सबसे पहले 1822 में एक 21 साल के फ्रेंच बॉटनिस्ट एडोल्फ थियोडोर ब्रेंगनियार्ट ने एक पेपर पब्लिश किया था और उन्हें हम फादर ऑफ पेलियोबॉटनी कहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो प्रोफेसर बीरबल सहानी 14 नवंबर 1891 टू 10 अप्रैल 1949 was an Indian paleobotanist who studied the fossil of Indian subcontinent। हमारे इंडियन जो पेलियोबॉटनी के फादर हैं दैट इज़ प्रोफेसर बीरबल सहानी। ये भारतीय पुरा वनस्पति शास्त्र के फादर माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फॉसिल प्लांट्स की स्टडी की। ही ऑल्सो टुक एन इंटरेस्ट इन जियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो जीवाश्म हैं वो हमें रॉक्स की अलग अलग लेयर्स में मिलते हैं या फिर ऐसी जगहों पर मिलते हैं जो कि आर्कियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए जो बीरबल सहानी हैं जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी मानते हैं उनका इंटरेस्ट जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी में भी बढ़ा। ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी। चूँकि जीवाश्म या फॉसिल्स जियोग्राफी से भी रिलेटेड है, जियोलॉजी से भी रिलेटेड है और आर्कियोलॉजी से भी रिलेटेड है। A plant fossil is any preserved part of a plant that has long since died। अब एक प्लांट फॉसिल या एक जीवाश्म किसे कहेंगे? मीन्स कोई भी पौधा जो कि बहुत सालों पहले जीवित था, डेड होने के बाद उसका कोई भी पार्ट प्रिजर्व हो गया, उसे हम जीवाश्म कहते हैं। सच फॉसिल्स मे बी प्री हिस्टोरिक इम्प्रेशंस दैट आर मैनी मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। और ये जो हमें जीवाश्म मिलते हैं ये इम्प्रेशन के तौर पर भी हो सकते हैं और ये मैनी मिलियन ईयर्स अगो मीन्स बहुत लाखों साल पहले पुराने भी होते हैं। और बिट्स ऑफ चारकोल दैट आर ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स ओल्ड। और हो सकता है चारकोल के कुछ रेमिनेंट या कुछ पार्ट हों जो केवल कुछ 100 साल पुराने ही हों। Prehistoric plants are various groups of plants that lived before recorded history। अब prehistoric period हम उसे कहेंगे जो कि हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री अवेलेबल है, उससे भी पुराने टाइम पे जो लिविंग प्लांट्स थे अगर उनके कोई जीवाश्म हमें मिलते हैं तो उन्हें हम प्री हिस्टोरिक फॉसिल प्लांट्स कहते हैं। लगभग 3500 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट मीन्स जब से हमने ये इनका रिकॉर्ड रखना शुरू किया हिस्ट्री का उसके भी 3500 साल पहले से। ये तो बात हुई कि पेलियोबॉटनी या पूरा वनस्पति शास्त्र क्या है और इसके अंदर हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट फॉसिल्स के क्लासिफिकेशन की। प्लांट फॉसिल्स आर क्लासिफाइड इनटू two major groups. One, macrofossils, which are the larger plant members such as stems and leaves, usually detached and often fragmented। मैक्रोफॉसिल्स नाम से ही जैसा कि लगता है कि ये जो जीवाश्म या फॉसिल्स हैं वो आकार में बड़े होते हैं, जैसे कि किसी भी प्लांट का स्टेम या कुछ पत्तियां जो प्लांट से टूटकर अलग हो गई हों और फॉसिल के रूप में रह गई हों। दूसरे होते हैं माइक्रोफॉसिल्स विच आर द शेल्स और रेसिस्टेंट आउटर वॉल्स ऑफ द माइन्यूट प्लांट्स सच एज डाइटम्स और ऑफ pollen grains and spores, fruits and seeds। माइक्रोफॉसिल्स मीन्स ऐसे जीवाश्म या फॉसिल्स जो आकार में छोटे होते हैं। तो फॉसिल्स को हम आकार के आधार पर दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेलियोबॉटनी, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी जीवाश्म को ढूंढना एक बहुत ही टिपिकल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। साथ ही साथ उस जीवाश्म के आधार पर उसको स्टडी करना
चाहे वो प्लांट का एक छोटा सा पार्ट ही हो, उसके आधार पर इमेजिन करना या कि प्लांट्स किस तरीके का रहा होगा और उसकी संरचना के आधार पर उसके आसपास का एनवायरनमेंट किस तरीके का रहा होगा, उस सबको रिकंस्ट्रक्ट करना एक बहुत ही टिपिकल काम है। तो हमारा जो मेन इतना जो हम काम कर रहे हैं, जो पेलियोबॉटनी के अंतर्गत साइंटिस्ट काम करते हैं, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य क्या क्या हैं? One of the aspects of paleobotany which makes it unusual and interesting is that it is and can be approached from inherently interdisciplinary, either a biological or a more geological perspective or both together. एक्चुअली जो भी एक फॉसिल हमें प्राप्त होता है वो बहुत सारी ब्रांचेस को कवर करता है। मीन्स अगर हमें कोई प्लांट फॉसिल प्राप्त हुआ है तो वो बॉटनिस्ट के इंटरेस्ट का होता है, और वो किस रॉक लेयर के अंदर हमें मिला है या किस जगह पर मिला है, तो वो हमारे जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जियोग्राफी भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है कि उसका एनवायरनमेंट किस तरीके का था। तो बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं वो एक फॉसिल के प्राप्त होने से या उसको स्टडी करने से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। ईच पर्सपेक्टिव प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट आर यूनिक टू दैट डिसिप्लिन, और हर डिसिप्लिन के लिए उस जीवाश्म या फॉसिल को जो देखने का नज़रिया है या स्टडी करने का है वो अलग अलग होता है। हर जो बॉटनिस्ट है वो उसे बॉटनी की दृष्टि से स्टडी करता है, जियोग्राफर है या जियोलॉजिकल वो एस्पेक्ट में उस फॉसिल्स को स्टडी करता है। तो इस तरीके से एक जो हमारा फॉसिल या जीवाश्म है वो अलग अलग डिसिप्लिन की इंटरेस्ट की चीज़ है। Paleobotany has also played a key role in many areas of geology, especially in biostratigraphy, placing rock units in stratigraphic order based on the fossils within them. स्ट्रेटिग्राफिक जो एक स्ट्रेटिग्राफी जो एक सब्जेक्ट है उसके अंदर रॉक लेयर्स जो हमारी चट्टानें होती हैं उनकी लेयर्स को स्टडी किया जाता है। तो जब हमें रॉक्स की सबसे जो नीचे वाली लेयर के अंदर अगर कोई फॉसिल मिलता है, मीन्स वो सबसे पुराना होगा, और जैसे जैसे लेयर्स ऊपर की ओर आती जाती हैं तब कोई फॉसिल्स मिलते हैं तो वो उतने ही नए होते हैं। तो इस तरीके से हम जीवाश्मों के आधार पर बायोस्ट्रेटिग्राफी के अंदर जो रॉक्स के यूनिट्स है उसकी प्लेसिंग के बारे में भी जान सकते हैं। Pollen grains and spores have been extensively used as index fossils in biostratigraphy and in the correlation of rock units। और जो हमारी रॉक के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं इन सभी के लिए जो हमारे माइक्रो फॉसिल्स हैं जैसे कि पॉलन ग्रेन्स वगैरह, इनको इंडेक्स फॉसिल के रूप में काम में लिया जाता है। As have various forms of algal cells and cyst. Pollen and spores as well as megafossils are especially useful in correlating terrestrial rocks, as these are generally deposited in the limited areas, former lakes, ponds, river systems। अब हमारे जो भी चाहे माइक्रोफॉसिल्स हो जैसे कि पॉलन या स्पोर्स या फिर कोई मेगाफॉसिल्स हो, ये बहुत ही यूज़फुल हैं टेरेस्ट्रियल रॉक्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये नॉर्मली एक लिमिटेड एरिया में ही डिपॉजिट होते थे जैसे कि लेक्स हों, पॉन्ड्स हों या रिवर सिस्टम के आसपास ही इसके जीवाश्म मिलते हैं। मेकिंग कोरिलेशन बाय लिथोलॉजी मीन्स रॉक के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको भी उनसे भी कोरिलेटेड होते हैं हमारे ये जीवाश्म या फॉसिल्स। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हमारे पेलियोबॉटनी जो ब्रांच है उसके सिग्निफिकेंस या अप्लाइड एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेलियोबॉटनी रिसर्च में किस तरीके से यूजफुल है। इट इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग प्लांट्स। जब हमें कोई भी फॉसिल या जीवाश्म प्राप्त होता है तो वो जहाँ पर भी मिला है मीन्स रॉक के जिस लेयर में मिला है या फिर
नदियाँ, जो पहले नदियाँ थी वो अब रॉक्स में कन्वर्ट हो गई हैं। तो उन फॉसिल्स की आधार पर हम एक अर्थ का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स क्या थे, और धीरे धीरे एक प्लांट से दूसरे प्लांट का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, मीन्स प्रिमिटिव प्लांट्स किस तरीके के हुआ करते थे और एक सर्टेन टाइम के बाद उनके अंदर चेंज आते आते उन जो इवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे ये जो एडवांस प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ है, इन सब की नॉलेज हमें जीवाश्मों को अध्ययन करने से मिल जाती है। तो ये पेलियो बॉटनी वो हमारे रिसर्च में बहुत ही हेल्पफुल है। It helps to discover the earliest occurrence of different kinds of plants in the geological record. और जीवाश्म जब हमें मिलते हैं, सबसे पहला जीवाश्म हमें कितने बिलियन ईयर्स पहले के पौधे का मिला, तो वो उनकी संरचना किस प्रकार की थी, धीरे धीरे उनके अंदर जो चेंज आए। तो सबसे पहले इन पौधों का विकास कब हुआ था, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। मीन्स किसी भी तरह की पौधे, जैसे कि हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं या हमारे टेरिडोफाइट्स हैं, इनका उद्भव सबसे पहले या इनका ओरिजिन किस एरा में हुआ था, इसकी जानकारी हमें जीवाश्मों से ही मिलती है। This knowledge of sequential occurrence of taxa is then used to develop an understanding of environmental relationship among groups of plants। और ये जो सीक्वेंशियल अक्रेंस है, मीन्स एक क्रम में हमें जो पौधों की जानकारी मिल जाती है कि इतने बिलियन ईयर्स पहले पहले इस तरीके के पौधे थे, फिर जो जीवाश्म हमें थोड़े से बाद के समय के मिलते हैं, उनसे हमें अनुमान लगता है कि नहीं, इसके बाद इस तरीके के पौधे मिलते थे, फिर उसके बाद के टाइम पीरियड में इस तरीके से। तो जो सीक्वेंशियल अक्रेंस हमें मिलता है किसी भी टेक्सा का या किसी भी ग्रुप का, वो हमें इन पौधों के आपस के रिलेशनशिप और एनवायरनमेंट के बारे में भी जानकारी देते हैं। थर्ड, paleobotany research may be helpful in determining what fossil plants were like and the kind of animals that utilized them as food and habitat। और जो पेलियोबॉटनी में रिसर्च हो रही है वो हमारे ये भी डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं कि फॉसिल प्लांट्स किस तरीके के थे और किस प्रकार के एनिमल्स उन्हें फूड और हैबिटेट के रूप में यूज़ करते थे। This information may be helpful to infer the characteristics of the ancient environment, including the type of climate in which plants grow। और जब भी कोई हमें जीवाश्म मिलता है तो हमें उसके आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि उसकी जो संरचना है, अगर उसके अंदर हमें कोई ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा और वहाँ का जो क्लाइमेट है जिसके अंदर पौधे ग्रो कर रहे हैं, इन सब के बारे में भी हम इनको उपयोग में ले सकते हैं या ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। Reconstruction of ancient ecological system and climate is known as paleoecology and paleoclimatology respectively। और हमारे जो भी फॉसिल प्लांट्स हैं उनके आधार पर जब हम एंशियंट इकोलॉजिकल सिस्टम को या क्लाइमेट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उस ब्रांच को हम पेलियो इकोलॉजी या पेलियो क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। Fourth, it is said that long ago continents moved। ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले कॉन्टिनेंट्स की जो पोजीशन जैसे आज हैं वैसे नहीं थे, ये अपनी जगह से अलग हो गए हैं। तो पेलियोबॉटनी हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम। अब पेलियोबॉटनी या जीवाश्मों के आधार पर हम इस प्रॉब्लम को भी आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इससे पता लग सकता है कि पहले किस तरीके के जो कॉन्टिनेंट्स थे उनका स्ट्रक्चर था, अब किस तरीके से एक दूसरे से अलग हो गए हैं या दूर हो गए हैं। The knowledge of paleobotany is also helpful in solving certain problems connected with the search of petroleum and coal। और जीवाश्मों या पेलियोबॉटनी की स्टडी से हम पेट्रोलियम और कोल यानी कि जो कोयला है, वो एक तरीके से हमारे लकड़ी के जो फॉसिल्स हैं, बहुत जो पुरानी लकड़ियां हैं उन्हीं से कोल बनता है। तो ये इसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं कि कहाँ पर पेट्रोलियम मिलेगा और कहाँ पर हमें
कोल मिल सकता है। Paleobotany has also become important to the field of archaeology, the analysis and interpretation of plant tissues found at archaeological sites. Archaeological sites में जो भी प्लांट्स या प्लांट टिश्यूज मिलते हैं उनका एनालिसिस करने में हमें पेलियोबॉटनी बहुत हेल्प करती है। Primarily for the phytoliths, a minute particle formed of mineral matter by a living plant and fossilization in rock. रॉक के अंदर अगर हमें किसी भी फॉसिल या प्लांट का कोई माइन्यूट पार्टिकल मिलता है, मीन्स फॉसिल्स कई प्रकार के होते हैं, तो उन फॉसिल्स में मे बी प्लांट एज सच प्लांट मटेरियल हो सकता है या फिर कोई उसका माइन्यूट पार्टिकल जो कि मिनरल के रूप में मौजूद है, जिसे हम फाइटोलिथ्स कहते हैं, उनकी स्टडी में एंड इन रिलेटिव डेटिंग एंड रिलेटिव पेलियो एथनोबॉटनी। तो ये जो हमारे जीवाश्म हैं वो हमें इनकी रिलेटिव डेटिंग मीन्स इनकी एजिंग, इनका एज क्या है, और साथ ही साथ रिलेटिव पेलियो एथनोबॉटनी के बारे में भी जानकारी देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की पेलियोबॉटनी या पूरा वनस्पति विज्ञान क्या है। इसको मेनली हमने मेजर किन दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। साथ ही साथ हमने पेलियोबॉटनी की ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य क्या क्या हैं और इसके सिग्निफिकेंस या अप्लाइड एस्पेक्ट्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।